हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्या सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट्स लगा देना। चलिए, ओके ओके। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे सभी के हालचाल सभी के? चलो, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक हमारा चैप्टर जो बीच में बच गया है ना, वो चैप्टर नहीं मतलब कि एक छोटा सा टॉपिक टाइप है, तो उसको भी हम कर लेते ना। आज की क्लास इसीलिए मैंने अलग टाइम पर रखी क्योंकि आज जो पढ़ेंगे वो एक छोटा सा टॉपिक टाइप ही है, उसको पढ़ेंगे और उसके अलावा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कितने पेज छोड़कर लिखना है? अरे रे 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 बिटिया, रानी बड़ी सयानी बेटिया, हमने आपको बोला था कि ये पहले पेज छोड़ने के लिए बोली थी। देखो, ओहो देखो, सबसे पहले हमने एक पढ़ा धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इतनी सी बात समझ आ रही है तुम्हें? एक चैप्टर पढ़ लिया हमने, उसके 8 लेक्चर पढ़े थे। फिर उसके बाद में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था। फिर मैंने बोला था आपको उस दिन कि अभी मैं 2 दिन वो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेकिन बीच में एक छोटा सा चैप्टर बच गया है, चुंबकत्व और द्रव, जिसमें से आधा चैप्टर डिलीट कर दिया। वो पहले ही बहुत छोटा था, उसका भी आधा डिलीट हो गया, तो इतनू सा चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आज इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे रेगुलर क्लास के टाइम पर आते हैं, है ना, वो अभी नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर बोला था आपको कि मैं करवाऊंगा। ठीक है, याद आया कुछ कुछ? 2 दिन पहले की बात थी, मैंने बोला था 8-10 पेज छोड़ दो और उसके बाद में नया चैप्टर शुरू कर दो। हाँ, मैंने बोला था 8-10 पेज छोड़ दो और नया वाला चैप्टर शुरू कर दो। याद आया कुछ कुछ? चलिए, तो कितने लेक्चर नहीं होंगे, ये एक ही होगा इसमें, है ना। देखो मैं बता देता हूं तुम्हें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर में सबसे पहले हम चुंबक और इसके गुण के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये भले ही इस चैप्टर का पोर्शन है लेकिन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। और चुंबकीय पदार्थ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके अंदर रह गया है, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर किसी ने पेजेस नहीं छोड़े बीच में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत छोड़ो, ये इस पीडीएफ में से ही पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूं कि लिखना बहुत सारा पड़ेगा, बहुत सारा पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें झलक दिखला देता हूं एक बार। पहले हम पढ़ेंगे चुंबक, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, फिर चुंबक के कुछ गुण पढ़ेंगे हम एक एक करके। फिर उसके बाद में हमें यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ रखा है। फिर हमें बहुत सारी परिभाषाएं पढ़नी है, जैसे चुंबकन क्षेत्र की परिभाषा, चुंबकन की तीव्रता, चुंबकीय पारगम्यता, फिर उसके गुणधर्म और उनके बीच में कंपैरिजन टेबल, ये सब कुछ पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है हमें आज की क्लास में। ठीक है तो आपने अगर जगह छोड़ी तो ठीक है, वरना फिर आप इस पीडीएफ में से भी इस चैप्टर को पढ़ लोगे, नहीं भी लिखोगे अपने नोट्स में तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर है, आपको पढ़ना जरूर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण खत्म नहीं हुआ है, उस चैप्टर में 6 से 7 लेक्चर लगेंगे। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत, है ना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ना? चुंबक और इसके गुण। चुंबक के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, एक बार इसकी छोटी मोटी परिभाषा और इससे जुड़ी और छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। चुंबक क्या होता है? वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु है, जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल, है ना। ये इंपॉर्टेंट सी बात है कि चुंबक जो है ना, वह किस किस को आकर्षित कर सकता है अपनी तरफ। तो हमें पता है सर, लोहा तो हमें पता है कि चुंबक जो होता है वो लोहे का बना होता है या वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन कोबाल्ट और निकल 2 और ऐसे पदार्थ है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमें अभी तक लगता था कि हमारे पास केवल एक ही पदार्थ है लोहा, नहीं, लेकिन 2 और है, कोबाल्ट और निकल भी है, जो चुंबक की तरफ आकर्षित कहते हैं या चुंबक कहलाते हैं, है ना। मतलब या इनको खुद को आप चुंबक बना सकते हो, या आप
या आप इन्हें बाह्य चुंबक के क्षेत्र में रखे होंगे तो ये चुंबक की तरफ, दूसरे चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे। अब इनको खुद को चुंबक कैसे बना सकते हैं, है ना, उसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस होती है, वो हमको प्रोसेस नहीं पढ़ना है कि चुंबक कैसे बनता है लोहे से, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक लोहा है तो उससे हम चुंबक बना सकते हैं। अच्छा, तथा चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने का वह गुण चुंबकत्व कहलाता है। तो क्या हो गया, वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है, और चुंबकन द्वारा चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। अब दो प्रकार के चुंबक हो सकते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक हो सकता है और एक कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल या इंसान द्वारा बनाया गया चुंबक। अब जो ये प्राकृतिक चुंबक या जो नेचुरल चुंबक होता है ये कहलाता है लोडस्टोन। क्या कहलाता है, लोडस्टोन। आपने इसकी अंग्रेजी की किताब जब आपने स्कूल में पढ़ी होगी इंग्लिश, तो उसमें कहानी पढ़ी होगी लोडस्टोन के बारे में, है ना। उसमें पढ़ा होगा कि एक बार एक जो मतलब चरवाहा आप बोल सकते हो जिसे, है ना, वह अपने भेड़ लेकर और गाय लेकर एक जंगल में जाता है उन्हें चराने के लिए, लेकिन फिर शाम हो जाती है। तो शाम होने के बाद में वह थोड़ा ऊंचे पहाड़ पर चले जाता है, उसे लगता है कि अब मैं आज वापस गांव नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो वहीं पर ही किसी गुफा में सो जाता है, ठीक है। लेकिन वो जब सुबह उठता है तो वो यह पाता है कि उसकी जो छड़ी थी जो उसने दीवार से टिका कर रखी थी, गुफा के अंदर दीवार से टिका कर रखी थी, तो वह छड़ जो है वह सीधी हवा में लटक रही है। वह छड़ जो है वह सीधी हवा में लटक रही है, छत से चिपकी हुई है वो छड़। तो पूरा गांव, हाँ, क्लास 6th में, 7th में, 8th में कहानी जरूर सुनी होगी आपने, है ना। तो पूरा गांव जो है वो वहां पर पहुंचता है उस गुफा में। गांव वालों को लगता है कि भैया कुछ भगवान का यहां पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तो उसकी पूजा वूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे साइंस डेवलप होता है तो पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो गुफा थी, वो गुफा के अंदर लोड स्टोन होता है ना, एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे हम बोलते हैं लोड स्टोन, और वह चुंबकत्व या वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है ना, या उसके अंदर चुंबकत्व के गुण होते हैं। हाँ, शाम को 7:30 बजे क्लास नहीं है, इसीलिए 12 बजे क्लास हो रही है, ठीक है। तो यह लोड स्टोन को लेकर छोटी सी कहानी है, लेकिन यह बहुत वीक होता है ना। यह बहुत मतलब आप बोल सकते हैं इसका जो चुंबकत्व होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, प्रबल नहीं होता, बहुत दुर्बल होता है। तो सर आर्टिफिशियल कैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे हम जो चुंबक का इस्तेमाल करते हैं एक वो चुंबक होता है ना। तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के चुंबक हो सकते हैं। एक तो छड़ चुंबक जो हम यूज करते हैं, छड़ चुंबक सभी ने देखा होगा कभी ना कभी। इसके अलावा सर क्या होता है, इसके अलावा छड़ चुंबक के अलावा चुंबक की अलग अलग आकृतियां हो सकती है ना। तो जैसे छड़ चुंबक क्या होता है, ऐसा होता है, सीधा होता है। इसी प्रकार से गोल चुंबक भी हो सकता है ना, गोल चुंबक भी आपने कभी देखा हो। या इस प्रकार से एक और चुंबक होता है जिसे हम बोलते हैं हॉर्स शू, मतलब घोड़े की कमानी अगर आपने देखी हो, या घोड़े का जो पैर होता है ना, तो घोड़े के पैर में इस आकार का लोहे का पत्ता लगाया जाता है, तो उसी आकार का एक चुंबक होता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। तो यहां पर यह ऐसे कुछ चुंबक हो सकते हैं। इसमें नॉर्थ पोल होगा, यहां पे साउथ पोल होगा। ये मोटा चुंबक होगा थोड़ा सा, इसमें एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ होगा। इसमें इस तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ साउथ होता है। इसके अलावा हम और चुंबक कैसे बना सकते हैं, इंसानों द्वारा बनाया गया चुंबक। एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो परिनालिका थी, है ना। यह परिनालिका भी क्या है, एक तरीके का चुंबक ही होता है, यह हमने देखा है सर। तो यहां से धारा जाती है, यह भी एक छड़ चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। इसमें यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल होता है। क्लियर है। तो यह कुछ बेसिक से एग्जांपल हमें पता होना चाहिए। अब इसमें और क्या हो सकता है, हाँ, घोड़े की नाल बोलते हैं हमारे, तो किसी के घोड़े का नाला पता नहीं कहां बोल रहे, लेकिन मेरे को जहां तक पता है हर जगह घोड़े की नाल ही बोला जाता है ना। एक बच्चा कमेंट कर रहा सर हमारे यहाँ घोड़े का नाला बोलते हैं। अब पता नहीं तुम्हारा कौन सा घोड़ा है, हमारे यहाँ तो घोड़े की नाल बोलते हैं इसे, है ना। इसे बहुत शुभ भी माना जाता है कि अगर घोड़े की नाल
जैसे अब आजकल के जमाने में तो इतने घोड़े बचे नहीं, लेकिन पहले के जमाने में जब बहुत घोड़े होते थे तो घोड़ा जब चलता रहता था तो उसकी नाल टूट जाती थी, गिर जाती थी, है ना। और वह नाल को लोग अपने घर की जो चौखट होती है, चौखट के ऊपर लगाते थे ना, उसे बहुत शुभ माना जाता। जैसे हमारे गांव में आज भी जो हमारा पुराना घर है, वहां पर जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर वो घोड़े की नाल लगी हुई है ना। तो यह हो सकता है आप लोगों के भी किसी के घर में लगी हो। हाँ, अब ऐसा नहीं कि अब घोड़े इतने होते नहीं है। चलिए, इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, और इसके अलावा चुंबक के गुण। चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, यह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। बहुत ही बढ़िया है, ये तो अच्छा हुआ इसने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था सर, है ना, पहला गुण। अगला गुण, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है ना। ये आपने देखा भी होगा या आपको पता हो कि अगर हमारे पास एक चुंबक है सर, तो चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, जैसे यहां पर अगर ये एक चुंबक है तो इस चुंबक को मैंने रस्सी से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो अगर लटका दिया तो ये धीरे धीरे घूमेगा 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 और कहीं एक दिशा में ठहर जाएगा। तो किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब इसका कारण जानने के लिए आपको प्रतिभा चुंबक तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रतिभा चुंबक तो हमारे सिलेबस से हटा दिया इन लोगों ने, अजीब लोग हैं। अच्छा, तो अब यह इसका यूज और कहां देखा होगा आपने? जैसे अब आज के समय में तो ये मोबाइल फोन में ना, आजकल मोबाइल फोन में एक ऐप आता है, सभी मोबाइल फोन में आता है, जैसे एक जिसमें मैं आपको बताता हूं, कंपास करके ऐप आता है। हाँ भाई, तो ये कंपास करके ऐप आता है जो आपको उत्तर दक्षिण, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा रखूंगा तब जाके ना, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इधर दिशाएं होती है। अच्छा, ये तो तुम्हें पता है ना भैया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाएं कहां होती है? हाँ, आकांक्षा सिंह, बिल्कुल सही बात है ना, आकांक्षा ने अपने घर की चौखट की फोटो भेजी है, बिल्कुल यही चीज तो है ना। तो यह डायरेक्शन देखने का काम आता है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहां होता है? सर ये होते उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अच्छा, ये तो पता है ना तुम्हें, ऐसा तो नहीं लगता कि सर उत्तर ऊपर है, नीचे दक्षिण है, पूरब इधर है, ऐसा तो नहीं लगता ना किसी को, है ना। चारों दिशाएं तल में होती है, ऐसा होता है, ऊपर नहीं होता है कुछ भी, है ना। अब हम पेपर पे बनाने के लिए भले ही उसे ऐसा बना देते कि भैया यह नॉर्थ है, ये साउथ है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है ना। तो ऐसा हम पेपर पे बनाते हैं, ऐसा मत करना कभी, अच्छा सर ये उत्तर होगा, ठीक है। अगर ये तुम्हारे राज की बातें गांव वालों को पता चल गई कि तुमने कभी इस इधर को उत्तर बोल दिया था, उत्तर मतलब ऊपर होता है, नॉर्थ सर, ठीक है। तो अगर तुम कल को डॉक्टर बन भी गए ना, तो तुमसे इलाज करवाने नहीं आएंगे, अपने गाय भैंसी तक तुम्हारे पास नहीं लाएंगे इलाज करवाने के लिए, है ना। तो बोले ये पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया, फर्जी डॉक्टर है ये। देखो भाई, तो यहां पर या आप ऐसा कंपास अपने ऐप में भी, फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, तो उससे आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देख सकते हो। लेकिन पहले के जमाने में, है ना, जैसे मुझे एक बात याद है कि जब मैंने नई नई साइकिल चलाना सीखी थी, है ना, तो जब हम साइकिल चलाते थे तो साइकिल का जो कीचेन होता है, जो छल्ला होता है ना, तो वो छल्ले के अंदर उस समय एक ट्रेंड चलता था कि छल्ला अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। तो छल्ले में भी, है ना, बहुत सारे लोग एक गोल, इस प्रकार का गोल एक बॉल सी होती थी, उसके अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पानी में तैरती रहती थी, और इसके अंदर छोटा सा चुंबक, मतलब वो चुंबक नहीं दिखता आपको, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ दिखता है, और एक चाबी का छल्ला बनाकर लोग घूमते थे, है ना। तो मैंने भी कभी इस चीज को चाबी का छल्ला बनाया था, है ना। तो वह एक कीचेन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, नॉर्थ साउथ से ही पता चलता है। तो उसके अंदर, सबके अंदर एक छोटा सा चुंबक लगा हुआ है। तो चुंबक कहां, अगर चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में दिखाता है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ये वही वाला पॉइंट आ गया। पॉइंट नंबर 3 कर देंगे अब इसे हम, वो 4 हो जाएगा, ये तो कोई पॉइंट नहीं है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबक तो उत्पन्न कर देता है ना। अब ये भी एक और इंपॉर्टेंट सी बात है कि हमने जैसे आवेशन की अलग अलग विधियां पढ़ी थी, है ना। तो आवेशन की अलग अलग विधियां, घर्षण, प्रेरण, चालन, तो वैसे ही अगर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को आवेशित कर रही है तो कैसे कैसे कर सकती है, पढ़ा हमने। लेकिन अगर एक चुंबक दूसरे चुंबकीय पदार्थ को
प्रेरित कर रहा है या उसमें चुंबकत्व गुण ला रहा है तो किस विधि द्वारा लाता है? तो वह प्रेरण द्वारा लाता है ना। क्या याद रखना है? प्रेरण द्वारा। साथ ही साथ एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारे पास एक चुंबक होगा तो इस चुंबक को अगर हम बीच में से काट देंगे तो नॉर्थ होगा, तो यहाँ पे एक और साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, फिर यहाँ पे साउथ हो जाएगा। कितने भी छोटे टुकड़े कर दो, हर एक में एक नॉर्थ एक साउथ होगा ही होगा। क्लियर है मामला? हाँ, वॉच में भी होता था, बिल्कुल। तो यह कुछ बेसिक से गुण होते हैं जो चुंबक के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है ना, ये जैसे हम चुंबक के बारे में पढ़े, अब चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना। मैं आपको ऑलरेडी ये बात पढ़ा चुका हूं कि अगर हमारे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है तो चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ध्रुव की प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना। ये अगर मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमने बताया था यहाँ पे प्लस एम होगा, यहाँ पे माइनस एम होगा, और ये एम की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल एम इंटू एल होगी। इस पे मैं अभी समय नहीं देना चाहूंगा। हमें पता है ये साउथ से नॉर्थ की दिशा में होगा, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं पिछले चैप्टर में ही। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें यह भी बता दिया था कि एक चुंबक को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो यह सारी चर्चाएं हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आप बोलो तो एक एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, बाकी ये हमने पिछले चैप्टर में लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। क्या कि जैसे यहां पर सर चुंबकत्व में एम होता है, वहां पे हमारे पास आवेश क्यू होता था, यहां पे पी होता है, यहां मतलब पहले एक बार कूलम का नियम लिख देते हैं। तो यहां पर सर कूलम का नियम हमने लिखना सीखा था, F बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। यहां पर क्या होता है, ये F बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 बटे में आर का स्क्वायर, M1 M2 बटे में आर का स्क्वायर। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण वगैरह देखा था। तो यहां पर P बराबर होता था Q इंटू उनके मध्य दूरी, यहां पर होता है M इंटू एल, उनके दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी। इसी के अलावा साथ ही साथ इसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह भी देखे थे कि इसमें सर अगर आपको टॉर्क लिखना है बाह्य चुंबक क्षेत्र में टॉर्क, तो क्या था, P क्रॉस E था। यहां पर टॉर्क क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे M क्रॉस B। स्थितिज ऊर्जा भी लिखना सिखाया था, माइनस P डॉट E। यहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस M डॉट B। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको लिखना सिखा दिया, है ना। जैसे अच्छा एक और छोटा सा फॉर्मूला मुझे ऐसा याद आया कि जो शायद पिछली बार में हमने नहीं लिखा था। 12 बेटा कशिश 12 होगा या एल होगा वो तो निर्भर करेगा वो दूरी पर, मान के 2 सेंटीमीटर दूरी है तो उसको 12 बोल लो, उसको एल बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ दीपक कुमार, बहुत ही बढ़िया, आपको आखिरकार बात समझ में आ गई कि नति कोण और नमन कोण हट चुका है ना, वही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र था। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ऊर्जा घनत्व का। तो ऊर्जा घनत्व का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये था ऊर्जा घनत्व। याद आया कुछ? ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा इकाई आयतन में, तो वैसे ही यहां पर ऊर्जा घनत्व लिखेंगे, ऊर्जा बटे में आयतन लिखना पड़ेगा हमें, ऊर्जा घनत्व नहीं लिखेंगे, ऊर्जा बटे में आयतन, जिसे हमने क्या नाम दिया था, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा बटे में आयतन या ऊर्जा घनत्व यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, है ना। यहां पर देख, यहां पर इतना ध्यान रखना, यहां पर एप्सिलॉन होता है, म्यू नॉट होता है, ये एक दूसरे के इनवर्स में होता है, नीचे होता है वो ऊपर होता है। बाकी ये यहां पर भी हम समझ सकते हैं ना कि सर ये म्यू नॉट था, यहां पर के था, तो ये इसको हमने क्या लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो नीचे एप्सिलॉन नॉट, यहां पे म्यू नॉट ऊपर, यहां पर एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो यहां पे म्यू नॉट नीचे। हाँ, इसमें अगर आपके पास रिंग होगी तो रिंग के लिए आपको हमने बताया था कि M बराबर I इंटू ए भी लिख सकते हैं, वो रिंग के लिए होगा या एक धारावाहिक कुंडली के लिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ 2 टॉपिक पढ़ लिए हमने, है ना। देखो मस्त चैप्टर है ना। हाँ सर 15 मिनट में 2 टॉपिक खत्म इसके। अब तीसरा टॉपिक, आखिरी टॉपिक जो हमें पढ़ना है। इसका एक और टॉपिक था जो हट गया, फिर से बोल रहा हूं, एक और टॉपिक था जो हट गया, है ना। तो
ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। और ये जो है यह आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना भी होगा, क्योंकि इसमें आपको सारी बातें थ्योरेटिकल ही है और परिभाषा है जिसका थोड़ा सा फील आना चाहिए और जो थोड़ी बहुत याद रहना चाहिए। सबसे पहली बात होती है चुंबकन क्षेत्र, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, है ना, हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय पदार्थों के बारे में। मतलब देखो क्या हो सकता है, हमारे पास अलग अलग प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। कैसे पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कुछ पदार्थ जो होंगे उनको जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो हो सकता है चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाए। कुछ होंगे जो ठीक ठाक तरीके से आकर्षित होंगे, नहीं होंगे, एक तरीके से बात बराबरी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो हल्के से प्रतिकर्षित होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी अलग अलग प्रकार के पदार्थों को पढ़ना होगा। तो अगर इन सभी अलग अलग पदार्थों को हमें पढ़ना है तो उनके लिए हमें कुछ पद पढ़ना होंगे, है ना। अब हमको कंपेयर करना है बेसिकली, है ना। हमारे पास वैसे कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। एक प्रतिचुंबकीय होता है, एक अनुचुंबकीय होता है और एक लोह चुंबकीय होता है। तो अगर हमें समझना है इन तीनों को कि इन तीनों में क्या क्या कारण है और इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है या किसमें क्या हो रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए कुछ पद हमें देखने होंगे, है ना। तो 2-3 छोटी छोटी सी परिभाषाएं टाइप है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र। अब चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है उसे हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये एक तरीके से क्या, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। कोई एक दूसरा चुंबक होगा जिसकी वजह से यहां पर चुंबकन क्षेत्र या जिसकी वजह से हम एक पदार्थ को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं बाह्य चुंबकन क्षेत्र, है ना, बाह्य चुंबकन क्षेत्र। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखो क्या होगा, अब मैं एक चुंबकीय पदार्थ रख रहा हूं तो मतलब एक बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैं जो पदार्थ रखूंगा उसका भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये आपस में क्या होता है इनके बीच में, वो हमें समझना होगा। तो चुंबकन क्षेत्र क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें बाह्य चुंबकन क्षेत्र या एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे हम H से चिन्हित करेंगे। किससे चिन्हित करेंगे, H से। और यह होता है B0 बटे में म्यू नॉट। क्या होती है इसकी परिभाषा, B0 बटे में म्यू नॉट, मतलब कि चुंबकन क्षेत्र बटे में निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता। अच्छा सा, पारगम्यता क्या हो गई, चुंबकशीलता, है ना। यह क्या हमारे लिए म्यू नॉट को हमने क्या बोला था, चुंबकशीलता। जो चुंबकशीलता हमने लिखा था वही एक्चुअल में हमारे लिए क्या है, वही हमारे लिए एक तरीके से चुंबकीय पारगम्यता भी होती है ना। तो अगर इस चैप्टर में बोलेगा तो वो म्यू नॉट को चुंबकीय पारगम्यता बोलेगा। धनंजय कुमार बेटा, है ना, बोर्ड पे इतनी सफेदी क्यों है, ये तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी सफेदी कमेंट में चल रही है वो बंद करवा दूंगा मैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो अगर अब एक और कमेंट आया तुम्हारा, तो तुम्हारे कोर्स के ऊपर सफेद अनार जलेगा और वो जो होगा वो अनार नहीं होगा, गंगा जमुना होगा। वो पहले जलेगा, सफेद रंग निकलेगा और वो फट भी जाएगा, और वो फटेगा तो तुम्हारा कोर्स भी फट जाएगा साथ में। ठीक है, हाँ। और विकास को क्या हो चुका है, हाँ ठीक है विकास बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी का कोई बकवास कमेंट नहीं चाहिए मुझे। देखिए, तो म्यू नॉट को हमने चुंबकशीलता बोला था, वही हमारे लिए चुंबकीय पारगम्यता होता। अच्छा, अब यहां पे म्यू नॉट से डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि देखो क्या होगा कि अगर मैं मान के चलो कहीं पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नॉट, तो ये तो मैं लिखता था सर आज तक म्यू नॉट, तो इसमें इस चैप्टर में म्यू नॉट से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि अब हमें इनडेप्थ चीजें समझना होगी, इनडेप्थ चीजें समझना होगी। मतलब कि क्या होगा, हमको अब यह भी समझना होगा कि अगर वहां पे कोई पदार्थ है या वहां पे कोई माध्यम है तो माध्यम पर कैसा फर्क पड़ेगा, वो माध्यम क्या वो माध्यम जो है ना, वो माध्यम कैसा व्यवहार कर रहा है। तो इसके लिए हमने म्यू नॉट सबसे पहले ये कंपेयर करा कि कोई बाह्य चुंबक क्षेत्र तो हवा में कितना होगा।
तो होगा बी नॉट बटे में म्यू नॉट। इसके लिए इकाई जो होगी या इसका जो मात्रक होगा वो एम्पियर प्रति मीटर लिख सकते हैं। अब ये एम्पियर प्रति मीटर कहां से आ गया, ये आप चाहे तो बी की जो आपने परिभाषा है देखी उससे भी आप समझ सकते हैं ना। ये एम्पियर प्रति मीटर कैसे आ गई, इसका मात्रक हमने बायो-सेवर्ट का नियम किसी भी फॉर्मूला जो आपने पढ़े पिछले चैप्टर में उससे निकाल सकते हो। बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था, या आप बायो-सेवर्ट को गोली मार दो, किसी के भी कारण आपने, या एक धारावाही चालक था उसके कारण म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी फॉर्मूला लिखा था। बिल्कुल सर, तो यहां से अगर मैं मात्रक निकालूंगा बी बटे में म्यू नॉट तो वो हो जाएगा आई बटे में डी के बराबर, है ना। यह बटे में 2 पाई भी होगा लेकिन 2 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा, तो आई बटे में डी मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, इसे एम्पियर प्रति मीटर लिख सकता हूं ये, है ना। तो एच की वैल्यू होगी एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है। अच्छा, अगली परिभाषा जो हमें पढ़ता होना चाहिए वो होता है चुंबकन की तीव्रता, है ना। ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात है, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एक पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है या कितना ज्यादा चुंबकत्व उसमें आ रहा है। जब एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन की तीव्रता आई कहलाता है ना। देख, दो चीजें पढ़ लिया अब हमने, एक पढ़ लिया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब अगर मैंने एक चुंबक या एक लोह पदार्थ या कोई भी मटेरियल हो सकता है ना, अलग अलग प्रकार के लिक्विड भी हो सकते हैं, है ना। तो वह अगर मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे, है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण उनमें कितना चुंबकत्व इकाई आयतन में प्रेरित होता है। मतलब क्या होगा, देखो वो चुंबक जो है, वो जो लोहा है वो चुंबक कैसे बन जाता है, जो लोहा है वो चुंबक कैसे बन जाता है, जो लोहा है वो चुंबक ऐसे बन जाता है कि यहां पर यह अगर एक लोहा पदार्थ है तो इसके अंदर क्या होता है यार, इसके अंदर जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब संधारित्र पढ़ाया था तो देखो ये सारी चीजें ना लिंक्ड है पहले से। जब संधारित्र मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने आपको वहां पर परावैद्युत पदार्थ पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको ध्रुव के बारे में बताया था। तो वहां पर विद्युत ध्रुव होते थे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वैसे ही यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएंगे ना। तो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव क्या हो जाएंगे, जैसे अगर मान के चलो यह पहले एक इधर था एक इधर, ये मतलब जो छोटे छोटे से एटम है ना, वह चुंबकीय ध्रुव जैसे कैसे व्यवहार कर देते हैं। देखो क्या होता है, अगर मेरे पास यहां पे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन इधर इधर उधर, इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूम रहे हैं, तो यह एक धारा प्रेरित करेंगे एक तरीके से। बोल सकता हूं मैं, अरे बोल सकता हूं ना कि यहां पर अगर मेरे पास इनमें धारा आएगी तो धारा क्या लिख सकते हैं, ई बटा टी लिख सकता हूं मैं। या अगर मैं ओमेगा, मैंने बोला ये ओमेगा से घूम रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, टी बराबर 2 पाई बटा ओमेगा होता है सर। तो यहां पे आई की जगह क्या लिख सकता हूं, ई बटे में 2 पाई इंटू ओमेगा। ये मेरे लिए धारा आ गई। अगर ये मेरे पास धारा आ गई एक इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी लिख सकता हूं मैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। क्यों सर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r क्यों है, क्योंकि यहां पर यह जो है, यह एक इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा प्रेरित कर रहा है, तो यह वृत्तीय पथ में घूम रहा है एक तरीके से। तो मैं यहां पर धारा की वैल्यू रखूंगा तो जगह म्यू नॉट आई की जगह लिखूंगा ई ओमेगा बटे में 2 पाई और यह होगा 2r ऑलरेडी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ई ओमेगा बटे में r मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया। तो अब मान के चल यहां पर ये 15-20 ये एक परमाणु है, उसके अगल बगल के जितने परमाणु वो सब एक ही दिशा में घूम रहे, तो उनके कारण उनका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, या चुंबकीय आघूर्ण हम लिख भी सकते हैं यहां पे। चुंबकीय आघूर्ण क्या लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण, तो ई का इलेक्ट्रॉन का m, तो m होता है सर धारा इंटू एरिया। तो धारा क्या है इसकी सर, धारा ही ई ओमेगा बटे में 2 पाई इंटू एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा ई ओमेगा आर स्क्वायर बटे में 2। ये जो सब लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पता होना चाहिए आपको कि एक परमाणु के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके कारण धारा कितनी होगी, ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई। उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ई ओमेगा बटे में आर।
साथ ही साथ इसमें इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ई ओमेगा आर स्क्वायर बटे में 2, ये एक इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अब यहां पर ये मान के चलो 10-15 इलेक्ट्रॉन सारे एक दिशा में घूम रहे हैं, तो उनके कारण चुंबकीय आघूर्ण इधर आ गया। तो वही ये एरो से मैंने ऐसा बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो उसका चुंबकीय आघूर्ण इधर आ गया, इसके अंदर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो इनका चुंबकीय आघूर्ण इधर आ गया। तो ये सब अलग अलग दिशाओं में थे, ये सब अलग अलग दिशाओं में थे। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही मैं इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं, है ना, देखो यार ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, ये चैप्टर तुम्हें कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये चैप्टर के तुम्हें नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, और ये चैप्टर यूट्यूब पे भी तुम्हें ढंग से कहीं नहीं मिलने वाला, और हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चैप्टर यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है वो मैं बताता हूं, मैं जब कोचिंग में था तो हमारे फिजिक्स के टीचर ने हमको बोला था कि एनसीईआरटी खोल लेना, रीडिंग लगा लेना और समझ लेना खुद से, है ना। मैं जितनी कोचिंगों में पढ़ाया हूं आज तक, वहां पर जितने टीचर्स थे, है ना, मैं क्या करता था, बच्चों को मॉड्यूल बोलता था कि भैया मॉड्यूल निकालो, उसमें से हम लोग जैसे 55 में हिंदी इंग्लिश पढ़ते थे ना, तो वैसे अच्छा चल ये परिभाषा होती है, ये परिभाषा होती है, वो समझाते जाता था मैं साथ साथ में। बाकी बहुत सारे 90% टीचर बोलते थे अबे यार इतने सारे चैप्टर है ना, 28 चैप्टर 30 चैप्टर सारे मैंने पढ़ा है, एक तो तू खुद से पढ़ ले, तो ले ये वाला चैप्टर तो खुद से पढ़ ले, परिभाषा पढ़ ले, याद कर लेना, कहानी खत्म, पैसा जम। ठीक है। तो अगर मैं समझा रहा हूं तो ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि ये चैप्टर समझाने के लिए और समझने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहला ज्ञान कि यहां पर ये हो कैसे रहा है, तो क्या होता है, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे तो उनके कारण सबका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। उसके बाद में अगर हम इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास एक नॉर्थ पोल था, यहां पे एक साउथ पोल था, तो यहां पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आएगा इस दिशा में। तो अब ये जब पदार्थ रखा जाएगा यहां पर, तो इसमें जैसे हमारे पास हमने पहले देखा था, क्या देखा था सर, हमने पहले देखा था कि जैसे विद्युत द्विध्रुव प्रेरित होते हैं, वैसे ही यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव भी प्रेरित हो जाएंगे। और यह सब देखिए, सब किसके भांति व्यवहार करेंगे, ये उसके भांति व्यवहार करेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर मेरे पास एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा है तो कैसा होता था सर, अगर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, अगर आपका द्विध्रुव ऐसा रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क लगेगा और वो सीधा हो जाएगा, तो इन सब पर वही टॉर्क या बलागुण लगेगा और ये सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सीधे हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये छोटी सी बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो ये बताइए कि क्या हर एक पदार्थ में समान चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है? जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक के केस में देखा था, पराविद्युत के केस में देखा था, क्या हर एक पदार्थ एक जैसा होता है? नहीं सर, हर एक पदार्थ अलग अलग होता है ना। तो अगर हर एक पदार्थ अलग अलग होता है तो हर एक पदार्थ में जो चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होगा वो अलग अलग होगा। तो कितना हो रहा है इकाई आयतन में, उसे हम स्मॉल आई या कैपिटल आई से चिन्हित करते हैं। यह होता है कितना चुंबकीय आघूर्ण होगा, एम कितना होगा बटे में आयतन ना। ये कंफ्यूज मत होना, ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहानी लिखी, ये कहानी किसके लिए थी? ये कहानी जो है एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, ये अलग कहानी थी ना, ये तो समझने के लिए हमने बोला था, ये इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। बाकी यहां पर यह किसी भी पूरे पदार्थ के लिखेंगे तो m बटे में v जो हो जाएगा वह उसके लिए I के बराबर होगा, या कितना चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो रहा है वो हम लिख सकते हैं I a बटे में v। ठीक है मामला। अब आगे बढ़ते तीसरी परिभाषा की तरफ, जिसे हम बोलते चुंबकीय पारगम्यता। अच्छा सर, आपने अभी परिभाषा बता दी चुंबकीय पारगम्यता की, हाँ बिल्कुल वो परिभाषा मैंने बताई, लेकिन वो किसके लिए थी? वो तो निर्वात के लिए लिखा था। लेकिन अब कोई भी पदार्थ होता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, है ना। अच्छा, ये दोनों परिभाषाएं सबको अच्छे समझ में आ गई? निशा बेटा पहले मेरी पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर आरएलएस से करते रहना। अच्छा, अब तीसरी परिभाषा क्या? चुंबकीय पारगम्यता। अब देखो चुंबकीय पारगम्यता को हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं। अब हमने पहले जो म्यू नॉट बोला था वो तो क्या था? वह तो सर निर्वात के लिए था। लेकिन अगर मैं किसी अन्य पदार्थ के लिए लिख रहा हूं, अन्य पदार्थ के तो म्यू लिखूंगा, तो वहां पर म्यू लिखेंगे हम bm बटे में h। अच्छा, bm क्या है? पदार्थ में कुल चुंबकीय क्षेत्र बटे में चुंबकन क्षेत्र। मतलब क्या हुआ
कि बी एच को भी हमने बोला था बी नॉट बटे में म्यू नॉट, ये क्या था निर्वात के लिए। अब निर्वात में हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र था, हमने एक इसमें पदार्थ रखा, तो इस पदार्थ में कितना चुंबकीय क्षेत्र है ना। देखो वो ये ऐसी बात है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, प्रेरित विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, और एक बाह्य विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। तो वैसी बात यहां पर भी है कि इस पदार्थ में कितना कुल चुंबकीय क्षेत्र है बटे में चुंबकन क्षेत्र, इसे हम म्यू बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? म्यू। तो म्यू हो जाएगा पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र बटे में एच। अच्छा सर, तो यह गुण दर्शाता है कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए सुगम पथ होता है, कि किस पदार्थ में से कितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखा निकल पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखो आपको याद हो तो म्यू की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको। देखो स्टार्टिंग में मैंने म्यू की परिभाषा क्या बताई थी, मैंने स्टार्टिंग में आपको म्यू की परिभाषा बताई थी, किसी पदार्थ में से कितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकल सकती है, उसका म्यू उतना ज्यादा होता है। ऐसी एप्सिलॉन की परिभाषा बताई थी मैंने आपको विद्युतशीलता की, कि किसी पदार्थ में से कितनी ज्यादा विद्युत बल रेखा निकल सकती है, वह उसका एप्सिलॉन होता है। तो एग्जैक्ट बातें यहां पर भी है कि किसी पदार्थ में से कितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकल पाएगी, वह उसका म्यू होता है। तो ये वही वाली बात है, जिसका म्यू ज्यादा होगा मतलब उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। ये बाकी इसके लिए इसका मात्रक वगैरह निकालने की कोशिश करिए। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र का होता है, बटे में एम्पियर प्रति मीटर। 1 एम्पियर से एम्पियर कट गया, इसे हम वेबर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये हेनरी कहां से आ गया? ये हेनरी अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे उसके अंदर जाके पढ़ेंगे चीजें कि वेबर बराबर होता है हेनरी मीटर। तो हेनरी मीटर वाली मात्रक अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, बस आपको यह परिभाषा पता होना चाहिए। अब ये जो सारी परिभाषाएं पढ़ ली हमने, इसके ही बेसिस पे अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन अब ये जो सारी बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको, यह सारी बातें आपस में कंपैरिजन वाली बातें होती है और यह आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये जो टेबल मैं आपको करवा रहा हूं, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कहानी, कुछ इसके गुणधर्म है ना, मतलब हम यहां पे देखेंगे कि किस के कारण हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और जो 3 पदार्थ है हमारे पास, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है लोह चुंबकीय। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना। अब इनको मैं पहले बेसिक से समझा देता हूं आपको, फिर हम यहां पर ये सारी चीजें पढ़ भी लेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये डायमैग्नेटिक क्या करता है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब मान के चलो कि इसके अंदर से जब चुंबकीय क्षेत्र जाने की कोशिश करता है तो ये बोलता है ना 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 नो 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 नो, कम 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 कम, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डायमैग्नेटिक, है ना। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में भी आपने डायमैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ते हो, तो यह डायमैग्नेटिक। इसी प्रकार से पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, वह पदार्थ जो कुछ चुंबकीय क्षेत्र को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और फेरोमैग्नेटिक वह पदार्थ जो सारा चुंबकीय क्षेत्र, है ना, जितना चुंबकीय क्षेत्र उसके पास से गुजरेगा सब कुछ उसमें से ही गुजरेगा, सब कुछ उसमें से ही गुजरेगा। तो यहां पर यह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात कि चुंबकत्व का कारण क्या होता है, मतलब कि यहां पर इन तीनों में चुंबकत्व किसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले प्रतिचुंबकीय में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति और डोमेन का बनना। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा में कैसे गति कर रहे हैं, ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में कैसे कैसे गति कर सकता है, एक सर अप स्पिन हो सकती है, एक डाउन स्पिन हो सकती है। तो उसके कारण, है ना, जैसे अगर मान के चल मैं लूं एग्जांपल कॉपर का, ठीक है, तो उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, सारे पेड़ हो जाते, एक अनपेड बच जाता है। तो वो जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से ना, ऐसा मत सोचो सर एक इलेक्ट्रॉन क्या उखाड़ लेगा। अरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु के पास, लेकिन उसमें करोड़ों, है ना, करोड़ तो कम ही बोल दिया मैंने, 10 का 30, 10 का 24, इतने मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो उन सब की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वह जैसे भी मैंने आपको बताया वो क्या था, वह डायमैग्नेटिक में होता है। अच्छा, अब पैरामैग्नेटिक में क्या होता है सर, पैरामैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति के कारण क्या होता है ना। तो ये कक्षीय गति कक्षा में कैसे घूम रहा है और ये चक्रण गति कैसे हो रही है उसके कारण होता है। साथ ही साथ, अच्छा ये तो थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, लेकिन सर ये डोमेन का बनना क्या होता है, डोमेन का बनना, है ना। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है या लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, हमारे पास
कहीं खाली जगह दिख रही है आपको? हाँ देखिए यहां पे बता देता हूं। मान के चलो हमारे पास यहां पर ये लोहा है ना, ये लोहा चुंबकीय पदार्थ है, लोहा चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन वगैरह होगा। इसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। इसका एग्जांपल में मेन एग्जांपल होता है इसका लोहा ही होता है, इसका मेन एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर, है ना, क्या होता है, ये डोमेन बनना क्या होता है ना। डोमेन बनना क्या होता है? डोमेन बनना मतलब अगर मेरे पास एक लोहा है या लोह पदार्थ है तो उसके अंदर क्या होता है, ये मतलब मैं तो बहुत बड़ा करके आपको बता रहा हूं, है ना। मतलब ये आप ऐसा समझो कि लोहे का मेरे पास एक इतना सा टुकड़ा था, इतना सा टुकड़ा था, बिल्कुल बारीक कण था, उस बारीक कण को जूम करके मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें अच्छा डोमेन भी पढ़ा है, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आपस में गुट बना लेते हैं, गुट बना लेते हैं। जैसे हमारा चलता है ना, जैसे भारत देश में ये जब इलेक्शन वगैरह आते हैं तो हाँ ये एग्जाम्पल है ना, इसको दिल पे मत लगा लेना वरना पता चला कि भैया कुछ लोग तो ऑफेंसिव फील करने लग गए। लेकिन ये होता है, ये सच्चाई है ना कि अगर हमारे पास इलेक्शन आ रहे हैं या हमारे इधर कुछ भी कार्यक्रम होता है, एक समुदाय के लोग बन जाते हैं, है ना, कि अच्छा सर ये हमारे यहाँ एक अग्रवाल धर्मशाला है तो यहां सारे अग्रवाल लोग चले जाते हैं, या जैन धर्मशाला है या जैन मंदिर है तो ये इसी प्रकार से चर्च है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी एक एक डोमेन बना लेते हैं। क्या बना लेते? डोमेन। डोमेन में क्या होता है कि यहां पर एक बार ये इतने जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे आपस में एक समुदाय बना लिया इनने, और इनने बोला कि चलो भाई अब अपन में भाईचारा, हम में एकता, है ना, हमारे भाई को कैसे हाथ लगा दिया तूने, ठीक है। तो ये सारे एक तरफ, है ना, ये सारे जो है वो एक दिशा में अपना चुंबकीय आघूर्ण रखेंगे, है ना। इसी प्रकार से यहां पर ये सारे इस तरफ अपना चुंबकीय आघूर्ण रख रहे हैं, यहां पर ये कुछ इस दिशा में होंगे, मतलब कोई भी दिशा हो सकती है। लेकिन एक बात पक्की है कि यहां पर जो भी होंगे वो सब एक ही दिशा में होंगे, जो भी होंगे वह सब कोई एक ही दिशा में होंगे। तो ये क्या कहलाता है? एक डोमेन कहलाता है, एक डोमेन कहलाता है कि इस डोमेन में सर हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक ही दिशा में। ये लोहे के अंदर, लोहे का कोई भी कण होता है तो उसके अंदर यही होता है। अब इसमें एक्चुअल में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे हम इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो देखो अनुचुंबकीय में सबसे बड़ी दिक्कत क्या जा रही थी? अनुचुंबकीय में सबसे बड़ी दिक्कत ये जा रही थी कि हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हर एक इलेक्ट्रॉन को घुमाना पड़ेगा, हर एक परमाणु में उसे माथापच्ची करना पड़ेगी। लेकिन यहां पर लोह चुंबकीय में या चुंबक तो इतनी जल्दी इतना ज्यादा क्यों होता है? क्यों होता है इतना ज्यादा? क्योंकि अब ये क्या है, पूरा डोमेन है। अब जैसे आप इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये तो ऑलरेडी घुमा हुआ है, ये पूरा का पूरा साथ में घूम जाते हैं, पूरा का पूरा साथ में घूम जाती है। एकता में शक्ति है, तो वही वाली बात है कि इन सब की एकता रहती है तो ये एक साथ घूम जाते हैं। तो इसी वजह से यहां पर इसका चुंबक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो अब जो मैंने बातें बताई उसी को लेकर एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कि इन्हें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, तो इसमें प्रति चुंबकीय में क्या होता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं। मतलब यहां पर इसमें इसका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन इसके अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इसकी वजह से यहां पर नेट चुंबकीय क्षेत्र घट गया, है ना। देख बाहर ज्यादा था, अंदर घट गया। इसमें क्या होता है, इसमें क्षेत्र की दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं। तो क्षेत्र की दिशा ये रही, है ना, ये रही क्षेत्र की दिशा, और क्षेत्र की दिशा में ही होते हैं लेकिन बहुत कम चुंबकित होते हैं, बहुत कम चुंबकित होते हैं, क्षेत्र की दिशा में ही होते हैं। लेकिन यहां पर ये तो सर ये हमें पता है, इसमें तो क्या है सर, एकता है।
है ना, यहां पर तो डोमेन बने हुए, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह बहुत अधिक चुंबकित हो जाता है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर से ही गुजरने लग जाता है ना। तो ये देखो इसमें M दिया हुआ है चुंबकीय आघूर्ण, तो इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण इस तरफ होगा, इसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, लेकिन इसमें जो B प्रेरित होगा बहुत ज्यादा होगा B0 से, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें IH वक्र कैसे बनता है। अच्छा सर, I और H का वक्र का क्या चक्कर है ना। I क्या था I क्या था हमारे पास सर, I था कि जब हम इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे तो कितना चुंबकन हो रहा है या कितना प्रेरित चुंबकन हो रहा है इकाई आयतन में, और H क्या था, H तो सर हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था। तो इसमें क्या होता है, यहां पर सबसे पहली बात इसका IH वक्र जो है वह उल्टा बनता है। इसका IH वक्र किसका, प्रतिचुंबकीय का। क्यों सर प्रतिचुंबकीय का उल्टा क्यों बन रहा है, क्योंकि यहां पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमने जब इसे रखा तो ये तो बोला ना बाबा ना, मैं तो नहीं दे रहा तेरा साथ, है ना, मैं तो नहीं दे रहा तेरा साथ, तो इसकी वजह से यहां पे वक्र उल्टा बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये तो इसका साथ देगा, तो वक्र मतलब जैसे जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो इसमें प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह कम होता जाएगा, इसमें बढ़ता जाएगा, वक्र सीधा बनेगा। अच्छा, लोह चुंबकीय में क्या होगा, यहां पर पहले तो बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक लिमिट के बाद पहुंचेगा तो अचानक से प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका वक्र कुछ इस प्रकार से होता है। साथ ही साथ यहां पर इसकी आपेक्षित चुंबकशीलता क्या होता है सर, हमें पता है म्यू आर को हम लिख सकते हैं म्यू बटे में म्यू नॉट। तो अब सर यह पहला वाला तो प्रतिचुंबकीय, ये तो बोल रहा नहीं भैया मैं तो कुछ ना करूं, तो यहां पर इसमें 1 से कम हो गई इसकी वैल्यू, इसमें बोले चलो थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो यहां पर यह क्या करेगा, अनुचुंबकीय में म्यू आर का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। फिर लोह चुंबकीय क्या बोलेंगे, हम तो बहुत सारा करेंगे, हमारा ही पूरा खानदान लगा हुआ है इस कार्यक्रम में, तो यहां पर यह वैल्यू 1 से बहुत बड़ी आ जाएगी म्यू आर की वैल्यू। साथ ही साथ जो एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं उसमें से आएगा, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन सब के आने के। थर्ड वाले ग्राफ को एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, नहीं बेटा एक्सपोनेंशियल नहीं है, वो बस ऐसा वक्र है, बस ध्यान रखो उसको, है ना, उसमें अलग अलग वक्र होते हैं, ये इतना अलग शेप है, इतना शेप अलग है, आगे का अलग है, पीछे का अलग है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है एक्सएम और टी के मध्य ग्राफ, ठीक है। अब यहां पर यह आपने केमिस्ट्री में वाला पद पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सएम जैसे जाय भी बोलते हैं, जाय एम, ठीक है, नेगेटिव में होता है, हाँ ये वाला वक्र नेगेटिव में होगा, ये वाला पॉजिटिव में होगा, वो वाला भी पॉजिटिव में होगा, क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है ना। तो इसे आप केमिस्ट्री में जाय या काय के नाम से आपने पढ़ा होगा, काय के नाम से। तो अब क्या होता है कि अगर हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने पर इसमें काय पर क्या फर्क पड़ता है, हाँ कापा या काय आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये वही वाली चीज है। तो यहां पर पहली बात, प्रति चुंबकीय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसमें एक्सएम या काय की वैल्यू नेगेटिव ही होती है और वह नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे अल्प, ये इसका अच्छा इसकी एक परिभाषा या इसके बारे में फॉर्मूला वगैरह में मैं लिखवा देता हूं, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहां पर इसमें क्या होता है, किसमें सर, यह हमारी बात हो रही है अनुचुंबकीय में। अनुचुंबकीय में जैसे हम टेम्परेचर बढ़ता है, इसका काय जो है वो कम होता जाता है, और है ना, काय को आप ऐसा समझ सकते हो यहां पर, है ना, यहां पर आप काय को ऐसा समझ सकते हो कि यह एक्चुअल में यह बता रहा है कि तापमान के साथ चुंबकत्व पर क्या फर्क पड़ रहा है, तापमान के साथ चुंबकत्व पे क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब अगर मेरे पास एक पदार्थ है तो उसका मैंने तापमान बढ़ाया तो क्या होगा। तो जैसे मेरे पास यहां पर पहले वाले प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर उसके बाद में मेरे पास प्रति चुंबकीय, तो यहां पर सॉरी अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय में क्या होगा सर, इसमें यहां पर लिखते भी चलते डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक,
तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें जो चुंबकशीलता है इसकी वह घटती जाएगी। क्या होगा? घटेगी सर, चुंबकशीलता घटेगी। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में यह इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि फेरोमैग्नेटिक में एक तापमान तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तापमान तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप एक तापमान को, किसी एक तापमान को क्रॉस करोगे तो उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी चुंबकशीलता घट जाएगी या उसका चुंबकत्व खत्म होने लग जाएगा। जैसे इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्यूरी तापमान या क्यूरी टेम्परेचर, और लोहे के लिए 770 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। मतलब लोहे को अगर आप 770 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दोगे तो उसके बाद में उसका चुंबकत्व खत्म होने लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर मेरे पास कोई पैरामैग्नेटिक पदार्थ है तो इसमें भी क्या होगा, इसमें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका चुंबकत्व घटने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा इस पे कुछ सवाल भी कर लेते हैं, और एक दो और पॉइंट थे यार, एक मिनट रुको, इस स्लाइड में आए नहीं है पूरे, इससे कुछ पीवाईक्यू से वो भी करवा देता हूं मैं आपको। और इसके अलावा एक मिनट रखेंगे, एक सेकंड देंगे मुझे। सेमीकंडक्टर, ओके देखिए इसके अलावा इसके एग्जाम्पल वगैरह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़े थोड़े। हाँ, तो यह एक एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हो कि यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, तो जब पैरामैग्नेटिक होते हैं तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक है, सब कुछ रैंडमली अरेंज्ड है ना। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, सब कुछ रैंडमली अरेंज्ड है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो ये सब कोई एक दिशा में, लेकिन सारे एक दिशा में नहीं जा पाते, कुछ विपरीत दिशा में रह जाते, कुछ उस दिशा में चले जाते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में सबसे में एकता है, ये अलग अलग डोमेन बनाकर रखते हैं, और जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये सब कोई एक ही दिशा में आ जाते हैं। ठीक है, कॉपर का, कोबाल्ट का 112 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि डायमैग्नेटिक में क्या होता है। डायमैग्नेटिक में इनका एच जो है ना, एच मतलब इनका कोई खुद का चुंबकीय क्षेत्र कभी नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लगाते हैं, या पहले मान के चलो कि यहां पर इनका एच 0 था, मतलब इनको किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा गया, इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा या चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। लेकिन जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, सबका विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ जाएगा। साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक में सर रैंडमली सब इधर उधर घूम रहे थे, सबका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण था, सबका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण था। लेकिन जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, सब कोई एक ही दिशा में आ जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक में सब कोई एक दिशा में तो थे, लेकिन इसमें क्या थे, इसमें डोमेन बने हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये सब कोई एक दिशा में आ गए। अच्छा, साथ ही साथ इसमें हाँ एक दो और एग्जाम्पल वाली बातें हमें करना थी, है ना। तो यहां पर इसके एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो एक दो और इसके हमारे पॉइंट्स बचे हुए। अच्छा, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया,
एक्सएम वाला पॉइंट तक हमारा हो गया। अब इसके बाद में अगर मैं एकल परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण देखूं, मतलब हर एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण देखूं, तो यहां पर डायमैग्नेटिक में 0 होता है। जैसे मैंने आपको बताया यहां पर एग्जांपल में भी कि डायमैग्नेटिक में हर एक का चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब आ जाता है और विपरीत दिशा में आता है। तो यहां पर परमाणुओं का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। पैरामैग्नेटिक में, अनुचुंबकीयों में परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण अशून्य होता है, लेकिन अनियमित रूप से अभिविन्यास में होता है। मतलब ये वही वाला एग्जांपल हो गया कि यह होता है लेकिन नेट मिलाकर 0 होता है और ये सब रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। अर्थात बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। और लोह चुंबकीय में क्या होता है, परमाणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है जो डोमेन के रूप में व्यवस्थित होता है ना। हर एक का चुंबकीय आघूर्ण डोमेन के रूप में व्यवस्थित होगा। साथ ही साथ अच्छा, ये म्यू आर की वैल्यू तो हमारी हो गई। अच्छा, अब क्या होता है, ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि जब हम इसे असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होगा। यह भी नीट में पूछे जाने वाले सवालों में बहुत करीब है ना। मतलब नीट 2024-25 में ये वाले सवाल आएंगे क्या कि अगर हमने इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो क्या होगा। अब देखो, दो कंडीशन हो सकती है। एक और दुर्बल क्षेत्र। अब ये एग्जाम्पल से समझाने के लिए हमने बताया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल दूर है, या अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल ना भी बनाए, आपको बस इतना पता होना कि दुर्बल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उसमें क्या होगा, यह तो सर हमें पता है पहला वाला जो होगा वह तो सर प्रतिकर्षित ही करेगा। क्या होगा सर, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है, सबसे पहली बात तो सर ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी, बल रेखा साउथ पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे साउथ पोल की तरफ जाएंगे। तो यह पूरा मटेरियल अगर मान के चलो आपने कटोरी में लिया है ना, पाउडर फॉर्म में, और उसे रख दिया, तो यह थोड़ी ही देर में आप ये पाओगे कि यह बीच में इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि यहां पर ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इसे प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार से अगर मेरे पास पैरामैग्नेटिक है ना, ये फिर से वही वाली बात है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो इसमें कम तीव्रता वाले भाग में क्या होता है कि यहां पर जब मान के चलो बहुत दूर दूर रखे हुए, नॉर्थ पोल साउथ पोल दूर दूर है, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से कुछ कुछ पदार्थ जो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ कुछ पदार्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा आपको दिखाई देगा। और जैसे ही हमने यहां पर फेरोमैग्नेटिक को रखा तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ की तरफ भाग जाएगा और ये पूरा का पूरा साउथ की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर मान के चलो आपने इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो यहां पर क्या, अब यहां पर पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र यहीं पर ही, पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र बीच में है। तो यह हमें पता है सर कौन सा पदार्थ है हमारा, डायमैग्नेटिक। तो यह जहां पर ज्यादा चुंबक, देखो सीधी सीधी बात है, डायमैग्नेटिक जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा वहां से भागने की कोशिश करेगा, है ना। इसकी फटली, ये भाग रहा है ना, ये है डरपोक आदमी, ये चुंबकीय क्षेत्र को देख के डर जाता है, ये भाग लेता है। तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो ये बीच में से गड्ढा सा बना दिया, है ना, ये बीच में से निकल लिया, बोले मैं मैग्नेट के उधर जा रहा हूं, मैं भी मैग्नेट के उधर जा रहा हूं। प्रबल, यह क्या होगा सर, ये पैरामैग्नेटिक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बोले हाँ मुझे तो पसंद है ना, बेबी को बेस पसंद है और मुझे चुंबकीय क्षेत्र पसंद है, तो यह बीच में ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं फेरोमैग्नेटिक को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा तो बोलेगा ओहो, पसंद की बात तो लगे, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है। तो क्या होगा, यह पूरा का पूरा बीच में आ जाएगा, पूरा का पूरा बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि मान के चलो ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक को हमने लिक्विड फॉर्म में रखा, और यहां पर एक यूट्यूब वगैरह आगे चलकर हम पढ़ेंगे, क्लास 11 का थोड़ा सा बचा हुआ हमारा पोर्शन। बाकी अगर हम इसे यूट्यूब के अंदर रख देते और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाते तो प्रतिकर्षित होकर नीचे की तरफ इसका पानी का लेवल चले जाएगा, ये पानी का लेवल आकर्षित होकर ऊपर आ जाएगा। यहां बना नहीं है, लेकिन हमें पता है सर कि अगर आपने गलती से इसको यूट्यूब के अंदर उतार दिया और यहां पर आपने एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रख दिया, तो सर ये पूरा का पूरा ऊपर ही आ जाएगा, है ना। ये तो पूरा भावनाओं में बहकर पूरा का पूरा यहां तक था, तो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ बह जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी, अलग अलग सब्सटेंस है ना, तो उसके लिक्विड पाउडर फॉर्म बना सकते हैं। इसी प्रकार से फिर से लास्ट बात
कि ये लास्ट बात है, फिर इसके एग्जांपल बता दूंगा मैं आपको कि अगर हमने पदार्थ के छड़ को चुंबकीय द्विध्रुव के बीच में लटकाया, मतलब मान के चलो मैंने क्या किया, फिर से कहानी वैसी होगी कि मैंने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक रॉड ली, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक रॉड ली और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड ली। तो मतलब ये मेरे पास मान के चलो डायमैग्नेटिक है, सॉलिड फॉर्म में लिया, तो इसको अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में लटकाऊंगा तो बोलेगा नहीं ना ना ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पूरा घूम जाएगा उल्टी दिशा में। अगर मैंने यहाँ पे पैरामैग्नेटिक की ली तो बोलेगा हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, तो एकदम सीधा उसी की लाइन में आ जाएगा। और अगर मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल को फेरोमैग्नेटिक में रखा तो बोले हाँ ये भी उसी की दिशा में, बोला ये तो अपना ही मामला है पूरा, तो यह चुंबक की दिशा में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल थे। डायमैग्नेटिक है, आप ये समझ सकते हो यार ये इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़े होते हैं, तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर सोच सकते हो अच्छा यह सब कोई मेरे लिए डायमैग्नेटिक क्यों है, जैसे बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, पीबी, H2O, Hg, H2, He, नियॉन, AU, Zn, Sb। अगर आप देखोगे तो इनमें, अब मुझे सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनमें मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। इनके क्या है, इनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो उसमें कोई भी उसमें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो खुद का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन अगर मैं देखूं Na, K, Mg, Mn, Sn, Pt, Al, O2, इन सब में क्या है, जैसे इसमें एग्जांपल देखो, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वह अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या जैसे सोडियम में इन सब में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो वह जो इलेक्ट्रॉन है वह जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं भी लगा रहे हम तो भी वह चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और बाकी Fe मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकल, है ना, ये तीनों में तो डोमेन बनते ही बनते। इसके और भी मिश्र धातु हो सकते हैं, जैसे Fe3O4, ये सब मिश्र धातु है ना, GD, अल्निको इत्यादि। GD मुझे नहीं पता क्या होता है, अल्निको भी है ना, ये मिश्र धातु होंगे, आपको अगर ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे अल्निको तो दिख रहा है हमें, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। GD देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप इसका एग्जांपल याद रख सकते हो। ओके बस, हाँ ये कहानी खत्म हुई। यह सब कुछ हमें पता होना चाहिए। इसमें GD क्या होता है, ये क्या लिख रहे हो तुम लोग, अच्छा गैडोलियम होता है, चलो बढ़िया है। हाँ तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक तरह छोटा मोटा केमिस्ट्री वाला हिस्सा है। अच्छा एक लास्ट बात इसमें मैं आपको बता दूं यार, एक रिलेशन और हमें देखना था। क्या होता है, जब हमने ये चुंबकीय पारगम्यता देखी तो अब हमने इसमें आपेक्षिक चुंबकशीलता तो देख लिया ना, वो जो हमारा काय बचा होता उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो जो म्यूआर होता है वो म्यू बटे में म्यू नॉट तो हो गया हमारा। लेकिन अच्छा हाँ, इसको देख के डरना नहीं हो रहे सर इतना सारा क्या आ गया, है ना। लेकिन इसके अलावा हमें चुंबकीय प्रवृत्ति एवं पारगम्यता में संबंध, मतलब जैसे एक कोई पदार्थ है तो उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी है और उसकी चुंबकीय पारगम्यता कितनी है, उनके बीच में क्या संबंध बन सकता है ना। तो यह एक इंपॉर्टेंट सी बात है जिसका रिलेशन आप सीधे सीधे याद रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी में छोटा सा डेरिवेशन होता है, इसका बता देता हूं। जब एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन के लिए चुंबकीय क्षेत्र B0 में रखा जाता है तो उस पदार्थ के अंदर कुल चुंबकीय क्षेत्र Bm जो हो जाता है ना, ये देखो एग्जैक्ट वैसा का वैसा है जैसा हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, है ना। तो अभी हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें क्या था, चुंबकीय पारगम्यता म्यू बराबर होता है Bm बटे में H, पदार्थ की कुल चुंबकीय क्षेत्र बटे में चुंबकन क्षेत्र। तो वैसे ही बात है कि अगर हमारे पास Bm है, Bm मतलब कि नेट चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा वो एक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक इंड्यूस्ड या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसा हमने विद्युत क्षेत्र में समझा था। अच्छा अब B0 क्या है, यह हमने सबसे पहली परिभाषा पढ़ी थी H की, तो B0 को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू H। और इंड्यूस्ड क्या होगा सर, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I, है ना। I क्या था, इकाई आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण। तो अब इसकी वैल्यू उठा के रखी हमने यहां पर, और इससे एक और फॉर्मूला सा बन गया,
है ना। और साथ ही साथ इसमें से H कॉमन निकालकर हमने एक और नया पद परिभाषित किया, पद परिभाषित किया, जिसे हमने यहां पर B बटे में H को तो बाह्य पदार्थ के लिए म्यू बोला, और ये AI बटे में H जो होता है, ये I है, 1 नहीं है ना, ये I है। I बटे में H जो होता है उसे हम XM बोलते हैं, जो मैं आपको अभी काय बोल रहे थे हम, तो वो XM होता है हमारा, ये I बटे में H। I क्या था? I था, देखो XM को कैसे समझ सकते हो आप, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पद है XM या काय, ये होता है I बटे में H। I बटे में H को कैसे समझ सकते हो? यह हमें यह बता रहा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H लगाने पर कौन सा पदार्थ कितना ज्यादा या किस पदार्थ में कितना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है। I क्या था? इकाई आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण। H क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर XM जो होगा वो I बटे में H हो जाएगा, XM जो हो जाएगा वो I बटे में H हो जाएगा। मतलब यह क्या है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कितना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो रहा है ना। तो यहां पर जैसे निर्वात में XM की वैल्यू 0 होती है, हवा में ना, हवा भी एक पदार्थ है तो 0.04 होती है, ठीक है। और यहां पर म्यूआर और XM में एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन होता है, म्यूआर बराबर होता है 1 प्लस XM, है ना। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्यों इंपॉर्टेंट रिलेशन? क्योंकि इसी से एक्चुअल में हमें पता चला कि म्यूआर की वैल्यू 1 से कम आएगी, ज्यादा आएगी, क्या आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल से बताता हूं ना, यहां पर XM की जो वैल्यू थी इसके अंदर, हाँ ये वाला ग्राफ पढ़ा था हमने, तो XM की वैल्यू जो होती है यहां पर नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहां अगर आप म्यूआर देखोगे तो म्यूआर होगा, म्यूआर अपेक्षित चुंबकशीलता जो होगा, है ना। यह कहां से आ रहा है फॉर्मूला? यह भी जो मैंने आपको बताया, तो ये 1 प्लस XM होता है, तो ये 1 प्लस XM होता है। तो यह जो कि नेगेटिव है, तो इसका म्यूआर जो हो जाएगा वो 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। और यही वाली बात हमने पढ़ी कि इसके लिए म्यूआर की वैल्यू 1 से कम होती है। साथ ही साथ इसमें XM क्या होगा? इसका XM पॉजिटिव होगा, थोड़ा पॉजिटिव होगा, तो इसमें जो म्यूआर होगा वह हो जाएगा 1 प्लस XM, या इसमें यह भी थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू में आएगा ही आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। और इसके लिए तो सर ये वैल्यू जो होगी वो 1 से बहुत ज्यादा बड़ी आएगी, है ना। इसके लिए जो वैल्यू होगी वह तो 1 से बहुत ज्यादा बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे संबंध जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मामला? चलिए, तो यह सारी डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक लास्ट वक्र बचता है जो अब हमें समझना है, छोटा सा वक्र होता है, इसको 2 मिनट में समझ लेंगे। इसके साथ ही साथ इसके जो सवाल होते हैं है ना, कुछ सवाल भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ये जो सवाल है ये सवाल आप, मैंने क्या पढ़ाया यार आज, कुछ न्यूमेरिकल करवाया क्या? नहीं। तो जो मैंने बोला वही सवाल में रहेगा, मतलब आज थी बायो की 2 क्लास, एक एसपी सर ने पढ़ाया बायो जैसा कुछ और एक अब पार्थ सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बात कहानी सेम ही थी, और यह सब कुछ जो मैंने पढ़ाया वह सब कुछ आपको थोड़ी थ्योरी थी, वो याद रखना पड़ेगा, 2-4 बार रिवाइज कर लेना किसमें क्या है। देखो मेन है XM की वैल्यू, म्यूआर की वैल्यू, ठीक है, और इसमें 1-2 संबंध, इसके अलावा आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा पदार्थ कैसा व्यवहार करता है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बच्चे के कोर्स पे क्या बम गिरा दो, मेरे कोर्स पे क्या बोल रही है, आज बायोलॉजी की क्लास का टाइम क्या होगा, अगर मैंने 2-4 बार और कमेंट करा तो मेरा कोर्स ब्लॉक करवा दो। वाह बेटा, अच्छा कमेंट कर रहा है। परवेज बेटा, बायो की क्लास कब होती है डेली? उसी टाइम पे होगी, है ना। अच्छा, और एक और बात, कल और परसों फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, मंडे से जो फिजिक्स की क्लास होगी वो 2 बजे होगी, 2 PM पर। मंडे से सुन लो, मंडे सोमवार, मंडे से गुरुवार तक 2 PM पर फिजिक्स होगी आपकी, 4 PM पर, है ना, 4 PM पर बायोलॉजी होगी, और उसके बाद में 5:45 से आपकी केमिस्ट्री होगी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले भैया आपस में क्लास बदल सकते हैं, वो आप उनसे एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन मंडे से 2 बजे में फिजिक्स क्लास लूंगा, ये ध्यान रखना। डेली मंडे से 4 दिन तक, दिवाली तक, है ना,
2 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। चलो, हाँ भाई, तो इसमें एक और लास्ट बात करना होती है ना, ये क्या वक्र दिया हुआ है और ये क्या कार्यक्रम है, इसे हम शैथिल्य लूप बोलते हैं। सर ये शैथिल्य लूप का क्या चक्कर है? देखो क्या होता है, जब हम किसी भी एक पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने का मतलब क्या हुआ? टेस्टिंग करने का मतलब क्या होगा? टेस्टिंग करने का मतलब क्या होगा? हाँ, 2 बजे से आपका ए स्टार बैच होता है, तो मंडे के दिन आपके देखो ए स्टार बैच की क्लास 3-4 दिन जो होगी वो भले 1 बजे कर देंगे, या इसके अलावा जो क्लासेस होंगी वो हम दिवाली के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, शैथिल्य लूप क्या होता है ना। शैथिल्य लूप में देखो आपको जो पूछा जाएगा 99% बात है वो ये पूछता है कि कौन सा कच्चा लोहा है, कौन सा स्टील है, या कौन सा नर्म लोहे का शैथिल्य लूप है और कौन सा स्टील का शैथिल्य लूप है। ठीक है, इसमें इसका जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है, इसमें एरिया कम होता है, कच्चे लोहे का या नर्म लोहे का। अब ये क्या कहना चाह रहा है शैथिल्य लूप ना, देखो यह होता है H और I के मध्य वक्र। H और I के मध्य, H क्या था? H था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो मैंने लगाया, और I क्या है? I क्या है? I जो है वह प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, या चुंबकीय क्षेत्र जो उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो प्रेरित हुआ वह क्या होगा। ठीक है, अब इनके मध्य संबंध ये एक ग्राफ बताता है कि कोई भी पदार्थ को आप रखोगे तो क्या होगा। देखो अब इसमें हम लोग एक तरह की टेस्टिंग करते हैं उस पदार्थ की कि बार बार हम उसे अगर चुंबकित करें, चुंबकीय क्षेत्र हटाए लगाए, हटाए लगाए, हटाए लगाए, हटाए लगाए, हटाए लगाए, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए एक शैथिल्य लूप होता है। अब शैथिल्य लूप में क्या करते हैं सबसे पहले, है ना, देखो आप इसको मैं जो समझाने वाला हूं ना उसको पहले आसान शब्दों में ऐसा समझ लो कि हमने क्या किया, पहले एक गली में 1000 लोग खड़े कर दिए ना, एक गली ली, 1000 लोग खड़े कर दिए, और तुम ऊपर खड़े हो गए, तुम हो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तुम हो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। एक बार तुमने सीटी मारी, चलो सब उधर दौड़ो, तो क्या होगा? सब के सब, है ना, पहले सब रैंडमली कहीं भी कहीं भी कहीं भी कोई भी दौड़ रहा था, लेकिन तुमने बोला उधर बट रहे हैं 10 लाख रुपए, सबको मिलेंगे 10 लाख रुपए, तो क्या होगा? सब लोग नहीं, हर एक को 10 नहीं मिलेंगे, सबको मिलाकर 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्या होगा? वहां बट रही है मिठाइया, वहां बट रहा है भंडारा, वहां मिलेगा पैसा, तो सब क्या होंगे? सब एक तरफ भागने की कोशिश करेंगे, सब एक तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो देखो ये वक्र पहले मैं अपने हाथों से बनाकर बताता हूं तो आपको 100% फील आ जाएगा। यह H है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और यह है प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण। तो पहले मैंने सबको बोला कि भैया चलो भागो 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 भागो, तो सब भागेंगे। तो ये वाला वक्र मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। तो ये सब भागेंगे 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 भागेंगे, तो ये भागते 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 एक लिमिट आ जाएगी। क्या एक लिमिट आ गई? क्या लिमिट आ गई कि मैं अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कितना भी बढ़ा दूं, मैं कितनी भी जोर से चिल्लाऊं कि अरे भागो भागो भागो, अब वो तो लोग सब कोई एक ही दिशा में जा चुके हैं, अब वो जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, तो अब उसके अलावा मैं अगर अपना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाऊं तो उसमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण नहीं बदलने वाला, वो मैक्सिमम हो गया। अब अगर मान के चलो कि मैंने सोचा थोड़े मजे लिए जाए इन सबके, या तुमने सोचा सबके मजे लिए जाए, तो तुमने धीरे धीरे आवाज लगाना कम कर दी। तो तुमने अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम किया, धीरे धीरे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम किया, तो क्या होगा सर? धीरे धीरे अगर हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम किया तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम, ये लिखना कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम करने के चक्कर में क्या होगा सर? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम करने के चक्कर में अब जो प्रेरित आघूर्ण था, या जो लोगों के अंदर प्रेरणा मिल रही थी कि हमें वहां पे भंडारा मिल रहा है, वहां पर भंडारा हो रहा है, ठीक है, तो लोग धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे ना। आगे वाले जो जा रहे वो जा रहे, पीछे वाले फिर से सोचेंगे हम जाए या ना जाए, जाए या ना जाए। तो हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कम करा तो प्रेरित आघूर्ण जो था वो भी कम हो गया। अब मान के चलो आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नेगेटिव में कर दिया। नेगेटिव में कर दिया मतलब क्या हुआ कि आपने बोला अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, भंडारा तो उधर की तरफ है। तुमने क्या कर दिया? नेगेटिव में कर दिया। नेगेटिव तुमने नहीं, भंडारा तो उधर की तरफ है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब यहां पर लोग कंफ्यूज आ जाएंगे, बोले ये मजे ले रहा है, उधर जाना है या इधर जाना है।
तो फिर कुछ लोग ये आई क्या है, लोग है, और एच क्या है, तुम, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं हमको उधर जाना नेगेटिव दिशा में, है ना। तो नेगेटिव दिशा में कुछ लोग जाने लगेंगे, तो क्या होगा, अब सारे मिलकर एकदम से मुड़ थोड़ी ना जाएंगे। कुछ को लगेगा नहीं हमें मुड़ना है, नहीं ये मजे तो नहीं रहा। कुछ लोग रुकेंगे, बोले ये फिर से बदलना दे, ये फिर से बदलना दे, ये फिर से बदलना दे। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि नहीं उधर ही जाओ, उधर ही जाओ, उधर ही जाओ। तो मतलब मैं नेगेटिव में एच का मान बढ़ाते जा रहा हूं, नेगेटिव में एच का मान बढ़ाते जा रहा हूं। तो एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग इधर की मुंडी करके खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग इधर की मुंडी होके खड़े हो जाएंगे, है ना। मतलब नेट चुंबकीय आघूर्ण जो पदार्थ के अंदर होगा या गली के अंदर होगा वो नेट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सोच रहे कि अभी भी उधर जाने का मौका है, कुछ लोग सोच रहे कि नहीं अब तो हमको इधर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो नेट आई जीरो हो गया। देखो यहां पर आई की वैल्यू जीरो होगी, एच नेगेटिव में आ गया। फिर मैंने बोला नहीं नहीं अरे सच में यार तुम जाओ तो सही, उधर ही तुमको सब्जी पूड़ी हलवा मिलेगा, सब्जी पूड़ी हलवा खीर चावल सबको उधर ही मिलेंगे, माता का भंडारा है। तो सब फिर लोग मानने लगे हाँ माता जी का नाम लिया, सही बोल रहा है आदमी। तो फिर उसके बाद में अब क्या होगा, अब नेगेटिव दिशा में सब लोग प्रेरित होंगे, है ना। नेगेटिव दिशा में प्रेरित होंगे मतलब कि अब सब कोई उस दिशा में जाने लगा, 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 जाने लगा। फिर उसके बाद में तुमने सोचा कि ठीक है अब आवाज लगाना कम कर देता हूं। मतलब अब ये देखो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा हटा कर देख रहे हैं। पहले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ लगाया, फिर इधर की तरफ वैल्यू कम करी, जीरो कर दी। फिर अब उस तरफ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, धीरे 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 वैल्यू बढ़ाई, फिर एकदम मैक्सिमम कर देंगे, फिर कम करेंगे, फिर जीरो कर देंगे, फिर देखिए तरफ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। मतलब कि वो मटेरियल जो उसके अंदर रखा हुआ है, मटेरियल जो उसके अंदर रखा हुआ है ना, मटेरियल जो उसके अंदर रखा हुआ उसकी टेस्टिंग करते हैं, है ना। देखो अगर हमारे पास इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपकी गाड़ी के टायर है, तो गाड़ियों के टायर जो है वो कैसे बने होंगे यार, है ना। साइकिल के टायर, गाड़ी के टायर, तो उसमें टेस्टिंग करी जाती है कि मैं इसे देखो गाड़ी का टायर क्या होता है। अगर मैं ट्रक के टायर की बात करूं तो ट्रक के टायर में क्या होता है, उसको अब टायर से ज्यादा अच्छे से फील कर सकते हो क्योंकि सेम चीज टायर में भी होती है। ट्रक के टायर में क्या होता है, ये सर देखो ये ट्रक का टायर है, इसमें हवा भरी हुई, लेकिन वो जो जमीन के कॉन्टेक्ट में होता है यहां से चपटा सा हो जाता है टायर, है ना। ये टायर पे पूरा जोर आ रहा है, टायर के इस हिस्से पे पूरा जोर आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा समझू कि टायर घूम रहा है, बहुत तेजी से गाड़ी चल रही है, तो क्या होगा सर, कभी ये वाला भाग चपटा होगा, फिर ये वाला भाग जमीन पे आएगा, ये चपटा हो जाएगा, फिर ये वाला भाग जमीन पे आएगा, ये चपटा हो जाएगा। तो अगर मैं मान के चलो तुम्हें इस टायर के अंदर बिठा दूं, यहां पर तुम्हें इस टायर के अंदर बिठा दूं यहां पर, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम टायर से चिपके हुए, टायर के दीवार से चिपके, तो तुमको लगेगा जमीन पे होगा, घुड़म लगी जमीन पे, फिर तुम एकदम स्ट्रेट हो जाते हो, फिर घूमते फिर जमीन पे टकराओगे, फिर एकदम से जमीन पे लगेगी तुम्हें, फिर खड़े हो जाओगे। तो ये तुम्हारी जिंदगी में क्या लग रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या लग रहा है, अगर तुम टायर के अंदर बैठे हो, मान लो छोटा सा तुम्हें टायर के अंदर ही चिपका दिया, या टायर की सतह पे इधर से चिपका दिया, तो क्या होगा, पहले सर हम एकदम खुले हो जाते, फिर जाकर जमीन पे एकदम जोर से लगती है हमें, है ना। अब लगती भी कैसे, पहले टायर अगर एकदम स्लो मोशन देखे तो पहले सर हम थोड़ा धीरे धीरे दबते, फिर पूरा दब देते, फिर पूरा खोल देता है हमको वो, फिर उसका पूरा एक चक्कर घुमाता है, फिर दबाता है, फिर खोलता है, फिर दबाता है, फिर खोलता है, फिर दबाता है, फिर खोलता है। तो यह एक्चुअल में इससे ये क्यों करते हैं सर जिंदगी में, हमें क्यों करना चाहिए सब कुछ, है ना। ये सब इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि अगर कोई भी एक मटेरियल, तेरे को ऐसा थोड़ा ना कि एक गांव में एक आदमी बैठा है, तेरे को टायर चाहिए, चमड़ा ला रहे गोल घुमा के टायर बनाते, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। ये टायर वगैरह गाड़ियों में टायर वगैरह बहुत महंगे आते हैं, है ना। अगर ये समझो कि इस दुनिया में जो सबसे तेज गाड़ी चलती है, जो सबसे तेज गाड़ी का नाम सुना तुमने, बुगाटी, सर बुगाटी सबसे तेज गाड़ी है इस दुनिया की, है ना। तो वो जो सबसे तेज चल पा रही है, क्या उससे भी तेज गाड़ी चलाई जा सकती है? हाँ, उससे भी तेज गाड़ी चलाई जा सकती है, जिस दिन उससे बेहतर टायर बन गए इस दुनिया में, है ना। तुमको ऐसा लगता है कि सर गाड़ी का इंजन जो है वो गाड़ी को बहुत तेज चला सकता है, हाँ गाड़ी का इंजन तो बहुत तेज चला सकता है, लेकिन एक्चुअल में इंजन तो और तेज भगा दे गाड़ी को, लेकिन अगर उससे तेज भगाओगे तो टायर फट जाएगा उसका, ठीक है। तो वो जो असली कार्यक्रम है वो टायर पे टिका हुआ है ना। लाखों रुपए के वो जो तुम्हें स्पीड जो दिखता है ना कि रेसिंग कार्स है, F1 कार वगैरह, उसके टायर्स लाखों रुपए के आते हैं, लाखों रुपए के टायर्स आते हो, क्यों? हाँ, एरोप्लेन वगैरह में भी है। तो इसमें एक्चुअल में चक्कर क्या होता है, क्योंकि टायर की टेस्टिंग होती है बहुत भयंकर तरीके से, कि इतनी तेज
वो टायर पे बार बार है ना, हर एक बार वो दबेगा खुलेगा, दबेगा खुलेगा, दबेगा खुलेगा, दबेगा खुलेगा, दबेगा खुलेगा, तो कहीं फट ना जाए उसमें। तो वैसी ही टेस्टिंग हम यहां इस मटेरियल की कर रहे हैं। अब ये मटेरियल सर हमारे कहां यूज होता है? जैसे मान के चलो हमारे पास जो भी अलग अलग प्रकार के मशीनें चल रही है हमारे घरों में या इंडस्ट्री में मशीनें चल रही है, तो उन मशीनों में क्या होता है कि हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा आती है। तो प्रत्यावर्ती धारा तो ऐसी होती है सर, प्रत्यावर्ती धारा तो ऐसी होती है। तो अगर इसमें प्रत्यावर्ती धारा में देख धारा का मान बड़ा 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 घटा 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 जीरो फिर बड़ा 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 बड़ा, तो ये अगर धारा का मान इस तरीके से हो रहा है तो वहां पर जो उस धारा के कारण, मान के एक तार है, वहां पे धारा जा रही है, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आएगा। और उसके पास में अगर तुमने कोई पदार्थ, अब ऐसा थोड़ा ना कि एक तार होगा उसके आसपास कुछ रखोगे नहीं, मशीन तो बिल्कुल पैक होती है सर, हर चीज उसमें ऐसे फिट होती है कोने कोने में। तो अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास जो जगह है उसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो तुमने और दूसरी चीजें लगा रखी, जैसे कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, या आपने एक सोलेनॉइड परिनालिका लगाई हुई है, या टोरॉइड लगाया हुआ है, तो वो टोरॉइड के अंदर का जो मटेरियल है वो खराब ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, तो उसकी टेस्टिंग ऐसी करी जाती है कि उसमें धारा तो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हर एक सेकंड में, मतलब 60 हर्ट्ज है ना, 60 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में, या 50 हर्ट्ज अगर हमारे भारत देश में आ रहा है तो एक सेकंड में 100 बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। तो उसके अंदर का जो पदार्थ है वो एक सेकंड में 100 बार उसके लिए लगेगा चुंबकीय क्षेत्र, कभी इधर 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 बौला जाएगा वो, तो वो खराब ना हो जाए। तो उसकी ही टेस्टिंग यहां पर हम सीख रहे हैं। आया फील क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? तो यहां पर क्या होगा, पहले सर चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़े, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बड़ा 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 बड़ा, फिर कम हुआ, फिर एकदम से हमने बोला कि यार अब हमारा मन नहीं कर रहा। हाँ चलो, हम तो वो हमारा पूरी सब्जी वाला एग्जाम्पल समझते, वो बढ़िया एग्जाम्पल था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमने बोला कि भैया चलो सब उधर भागो उधर भागो उधर भागो। तो एक समय ऐसा आएगा जब सब के सब उधर ही भाग रहे हैं। बोले वहां 2 लड्डू, एक बच्चा बोला सर वहां पे 2 लड्डू ज्यादा मिलेंगे, हाँ 2 लड्डू वहां ज्यादा मिल रहे हैं। तो सारे के सारे उस तरफ भाग रहे थे 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 भाग रहे थे। अब क्या हुआ, अचानक से हमने बोला, हमने आवाज लगाना उधर कम कर दी, तो क्या होगा सब, फिर धीरे धीरे वही कहानी होगी कि कुछ लोगों को में प्रेरण कम होगा 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 कम होगा। फिर एक समय ऐसा आया जब हमने आवाज ही लगाना बंद कर दी, हमने कुछ बोला ही नहीं, अनाउंसमेंट ही बंद कर दिया। तो फिर भी क्या होगा, फिर भी बहुत सारे लोग उधर तो जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। फिर हमने मजे लिए, फिर हमने बोला देखो एक्चुअल में यहां तक पहुंचे, अब दिशा पलट गई। तो हमने बोला रे जो वहां जा रहा है जाते रहो, यहां 4 लड्डू ज्यादा मिलेंगे और 2 गुलाब जामुन भी मिलेंगे। फिर क्या होगा, फिर लोगों में लगेगा है ना, ये सब क्या, ये लोग कौन है, वहां जो हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर का डोमेन है ना। अच्छा, मैं ये सब कुछ इतने अच्छे से तुम्हें क्यों समझा पा रहा हूं, क्योंकि ये मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, ये मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा होता है, मतलब ये हिस्टेरेसिस कर्व वगैरह, मतलब ये सब कुछ हमें एक एक चैप्टर होता है इसके ऊपर पूरा का पूरा, ठीक है, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मेरे को इतना सारा फील है, इसलिए मैं तुम्हें फील दे पा रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ है ना, फिर मैंने 2-3 साल पहले पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा इसके लिए कहानी बना दी, तो वही कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो फिर लोगों को बोला अरे नहीं भैया हम तो उधर बुला रहे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर उस तरफ फिर धीरे धीरे है ना, अब हमने दिशा बदल दी, मतलब एच पहले नेगेटिव में था, अब एच बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पॉजिटिव में आएगा। तो फिर लोग एकदम से थोड़ी ना आ जाएंगे सारे, फिर से वही कहानी होगी, कुछ घूमेंगे 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 घूमेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जब उधर जाते हुए लोग और इधर जाते हुए लोग फिर से नेट 0 बना देंगे। फिर उसके बाद बोलेगा अरे नहीं उधर तो पानी भी मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेंगे, रसगुल्ले भी मिलेंगे, और जो पूरी थाली का खाना खत्म करके जाएगा उसे 1000 रुपए नगद इनाम भी मिलेगा। तो क्या होगा, अब फिर से लोग जो है वो उस तरफ जाना शुरू करेंगे, भैया उस तरफ जाएंगे, और फिर धीरे 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 एक समय आएगा उनका भी मैक्सिमम मान आ जाएगा, उनका भी मैक्सिमम माना जाएगा ना। अभी ये मैंने टुकड़ों में बनाया तो थोड़ा सा गंदा बना है, लेकिन अब हम इसको फील कर सकते हैं है ना, अब हम इसको फील कर सकते हैं। तो यही वाला वक्र यहां पर दिया गया है। यह क्या है, शैथिल्य लूप कहलाता है। यह लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे जो लोह चुंबकीय पदार्थ जिसमें डोमेन बनता है ना, उसके लिए होता है। पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने अर्थात H0 करने पर कुछ डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण इन पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बना रहता है। परिणाम स्वरूप चुंबक इसमें अवशेष चुंबकत्व बना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, वही कि अगर मैंने H लगाया, मैंने H हटा भी दिया,
H की वैल्यू अगर मैंने 0 भी कर दी तो भी कुछ ना कुछ प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है ना। जैसे मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं, सबको उधर जाना उधर जाना, फिर मैंने आवाज लगाना कम कर दी, फिर मैंने आवाज लगाना बंद कर दी, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो उधर भागेंगे, तो कुछ डोमेन तो उधर रह ही जाएंगे। ठीक है, और यही पूरे वक्र को हम क्षैतिज लूप कहते हैं। इसमें अलग अलग हिस्से होते हैं, ये ABCDEFGHI जो को लिखा हुआ उन सबको यहां पर हमने समझ लिया। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट से पद होते हैं जिसे हम कहते हैं, एक अवशेष चुंबकत्व रिटेंटिविटी और एक होता है निग्राहिता या कोहेजिविटी, है ना। यह क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट सी चीजें होती है। ये नाम समझ में आ रहा, अवशेष चुंबकत्व मतलब कि जब मैंने सबको उधर जाने, एक तरफ जाने का बोला था, फिर मैंने आवाज लगाना बंद कर दी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग तो उधर जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। तो वह कितने लोग उस तरफ जाते रहेंगे। अब H के मान को घटाते हैं तो I का मान भी घटता है, परंतु H का मान 0, मतलब बाह्य लोगों को मैंने बोला 0 कर दिया, लेकिन फिर भी I नॉट इक्वल टू 0 रह जाता है ना। ये क्या, ये रहा, H का मान 0 कर दिया, लेकिन फिर भी I नॉट इक्वल टू 0 रह गया। तो ये जो CO होगा, है ना, ये क्या है, CO का मान वह शेष चुंबकत्व कहलाता है। यह CO शेष चुंबकत्व कहलाएगा और उसे हम अवशेष चुंबकत्व कहेंगे। इसी प्रकार से निग्राहिता क्या होती है कि यदि H के मान को कम करते हैं तो चुंबकत्व I भी घटने लगता है, एवं H के मान का एक विशेष मान H डैश इसे बोल देते हैं, H डैश के लिए चुंबकत्व I शून्य हो जाता है। उसे हम कोहेजिविटी या निग्राहिता कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखो, मैंने यहां पर H का मान घटाया, ये H है, तो H कम किया, एक समय ऐसा आएगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले तो क्या कहानी थी हमारी, पहले तो मैंने सबको बोला इधर चलो, फिर बोला नहीं, फिर मैंने धीरे धीरे आवाज लगाना कम कर दी। फिर क्या हुआ, कुछ लोग इधर, मतलब उधर जाते हुए लोग कम हो गए, तो नहीं उधर जाना है, तो क्या होगा, अब सब लोग उधर की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, तो वह समय या वह पॉइंट जिसपे इधर जाने वाले लोग और इधर जाने वाले लोग एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मतलब इधर जाने वाले डोमेन या इधर की डोमेन की दिशा और इधर की डोमेन की दिशा नेट जीरो हो जाए, तो यह होगा DO। क्या होगा, DO, या हम इसे कहते हैं निग्राहिता। या यह वह H का मान या H का मान शून्य करने पर हमारे पास, I का मान शून्य होने पर, मतलब कि इधर जाने वाले लोग इधर जाने वाले लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए, तो वह चुंबकीय क्षेत्र जो विपरीत दिशा में लगाना पड़ा हमें नेट अंदर शून्य बनाने के लिए। ठीक है, हाँ, फिर तुम ऐसा करते रहना और उसके बाद फिर लोगों को बोल देना, अरे लालच बुरी बला है, सब अपने अपने घर जाओ, कोई भंडारा नहीं चल रहा कहीं पर ही, है ना। और फिर जब तुम नीचे उतरोगे और उसके बाद में जो लोग तुम्हें धोएंगे, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होगा। चलिए, तो अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट सी बातें, ये सब कुछ जो मैंने बताया वो सब कुछ यहां पे लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसमें बस दो इंपॉर्टेंट सी बातें कि जो स्टील होता है उसके लिए सुग्रहिता और निग्रहिता दोनों ही ज्यादा होती है और कच्चे लोहे के लिए कम होती है ना। तो यहां पर बस ये इंपॉर्टेंट सी बात ये हमें पता होना चाहिए कि शिथिल लूप का क्षेत्रफल स्टील के लिए ज्यादा आता है और कच्चे लोहे के लिए कम आता है। अब ये जितना ज्यादा शिथिल लूप का क्षेत्रफल आएगा उतनी ज्यादा ऊर्जा में हानि होगी, क्यों? क्योंकि अगर हम बार बार, जैसे कुछ मशीनें गर्म हो जाती चलते चलती, तो उन गर्म होने का कारण ये भी है क्या, कि बार बार विद्युत धारा पॉजिटिव नेगेटिव हो रही, चुंबकीय क्षेत्र पॉजिटिव हो रहा, उसके आसपास जो मेटल है, मतलब हमारे क्या जितनी भी मशीन होती है उसमें मेटल लगा हुआ होता है, तो मेटल क्या करता है, मेटल के अंदर के जो डोमेन है वो पगला रहे करे जा रहे, तो इधर उधर घूमेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा में हानि हो जाएगी, है ना। तो इसकी ऊर्जा में हानि ज्यादा होती है, शिथिल लूप जितना छोटा होगा उतनी ऊर्जा में हानि कम होगी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है, या आप लोग खुद से भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं को बोला कि यहाँ पे आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यूआर जो है वह 0.99 है, मतलब 1 से कम है, तो 1 से कम किसके लिए होगी बताओ भाई। हाँ, अब छुट्टी कर रहे हैं हम, मुझे पता है उसके क्वेश्चंस रह गए, कोई बात नहीं, हम उसके लिए भले से आने वाले समय में एक और क्लास कर लेंगे। इसी प्रकार से किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो
पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बाहर की तुलना में क्या होता है? तो सर प्रति चुंबकीय है। अच्छा सर, प्रति चुंबकीय में क्या होगा? तो देखो, अगर आपको ये टेबल ध्यान रहता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। सर प्रति चुंबकीय कहां रहा? सर प्रति चुंबकीय ये रहा। तो प्रति चुंबकीय में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, उसमें बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो यह इसके ऊपर मैं और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने मॉड्यूल जो है अपना उसके अंदर दे रखे, वो आप एक बार सॉल्व कर लेना। सारे थ्योरेटिकल सवाल है, पूरे के पूरे थ्योरेटिकल सवाल है, कुछ ना बने तो बस देख लेना, अच्छा ये आंसर होता है, ओके याद कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क में भी इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा जरूर। ठीक है, होमवर्क आज ही मिले इसकी गारंटी तो नहीं दे रहा मैं, हो सकता है आपको होमवर्क कल मिले इसका, लेकिन आप इसके क्वेश्चंस एक बार जरूर बढ़िया तरीके से कर लेना। आपके कॉलेज की फीस कितनी थी? हमारा तो सरकारी कॉलेज था तो 20,000 रुपए लगते थे साल भर के, 20-22 हजार रुपए लगते थे साल भर के। मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग होती है तो 20,000 इंटू 4 कर लो, 80,000 में हमारी इंजीनियरिंग हो गई। हाँ, शाम को क्लास नहीं होगी। टेस्ट में क्या आएगा शिवम बेटा? अब नहीं बताएंगे हम, अब नहीं बताएंगे टेस्ट में क्या आएगा, बहुत बार बता दी ये बात अब हमने। चलो, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, ये पूरा चैप्टर एक बार आज ही के दिन में, है ना, पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो बाद में फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एक बार अलग से एक पन्ने में लिखकर रख लेना, अपने अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लो इसके, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। आज पढ़ लो इसको, एक आधी बार टेस्ट के टाइम पढ़ लेना, फिर नीट के टाइम पे इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, होगा तो एक आधा सवाल आएगा इस चैप्टर से बस। चलो भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अब हम कब मिलेंगे? अब हम मिलेंगे सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे, है ना, याद रखना, सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे। तो 3 दिन भूल मत जाना, मतलब मुझे भूल जाओ, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन फिजिक्स को मत भूल जाना कि 3 दिन पता चला भैया तो गए, अब हम 3 दिन घंघोर बायोलॉजी वाले बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, 3 दिन तक चीजें रिवाइज करते रहना और जिसके भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस बचे हुए वो अच्छे से सॉल्व करते रहना। ठीक है, चलो, तो जितना पढ़ा है रिवाइज कर लेना। मिलते हैं मंडे के दिन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।